नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग कर रहे हैं तो उसी के आगे हम आज अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें अभी तक हमने आसियान के सारे देशों का अध्ययन कर लिया है, साथ ही सार्क के सारे देशों का अध्ययन कर लिया है और इसके साथ साथ हमने चीन का भी अध्ययन कर लिया। आज हम ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिवाइज करने की बात कहें तो हम सार्क के 8 देश श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 8 हो गए। बात अगर सार्क की जाए तो सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। क्लियर। अब इधर आते हैं आसियान में। आसियान में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 दक्षिण पूर्व एशिया में देश तो 11 हैं, लेकिन आसियान में शामिल 10 किए गए हैं। कौन सा नहीं है? तिमोर लेस्टे इसमें यानी आसियान का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, तो आसियान के वो 10 देश कौन से हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। ठीक, फिर उसके बाद फिलीपींस। ये हो गए 10 देश आसियान के। बात आसियान की राजधानी की जाए तो आसियान की राजधानी इंडोनेशिया की राजधानी, आसियान का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंडोनेशिया की किस द्वीप पर है? तो बात की जाए किस द्वीप पर, तो ये जावा द्वीप पर है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी जावा द्वीप पर। जाफर जकार्ता, जाफर जावा। 2-3 देशों के द्वीपों की राजधानी है। कौन से देश हैं जिनकी राजधानी द्वीप? वो देश जो द्वीपी हैं तो उनकी राजधानी किन किन द्वीपों पर है? जैसे फिलीपींस की राजधानी किस द्वीप पर है? तो लुजोन द्वीप पर है। वहीं पर जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। ये सारे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ ले जाते हैं। फिर यही पूछा था दक्षिण पूर्व एशिया का कोलकाता किसे कहते हैं? जकार्ता को कहते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। वैसे दक्षिण पूर्व एशिया में जो इंडोनेशिया उसको दक्षिण पूर्व एशिया का कोलकाता कहते हैं, जकार्ता को। क्लियर। आगे फिर यहीं से पूछा जाता है हिंदू द्वीप किसे कहते हैं? तो बाली जो है सो हिंदू द्वीप कहा जाता है। क्लियर। वहीं पर मसाला द्वीप किसे कहते हैं? मोलक्का को। मोलक्का को मसाला द्वीप कहते हैं। मोलक्का किस देश का द्वीप है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का मोलक्का पे अधिकार है। स्पेशली मोलक्का किस मसाले के लिए फेमस है? तो किस लिए है? दालचीनी के लिए। दालचीनी के लिए फेमस है। क्लियर। वहीं पर सेलेबीज एक जनजाति है जो सुलावेसी द्वीप पर पाई जाती है। क्लियर। बात की जाए मलेशिया की तो मलेशिया पे एक जनजाति पाई जाती है, शिमांग। शिमांग जो जनजाति है वो एक खेती करते हैं जिसको बोलते हैं लदांग। लदांग एक स्थानांतरण कृषि का उदाहरण है, खेती का उदाहरण है। ठीक, ट्रांसफार्मिंग क्रॉप का। अगला बात की जाए कि मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। साथ ही यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल व्हाट इज द मलेशिया? तो पुत्रजाया जो है मलेशिया की प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। क्लियर। वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कॉल ऑफ पोर्ट किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सिंगापुर को। क्लियर। अर्थात व्यापारिक चौराहा कहा जाए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक चौराहा की उपमा किसके दी गई? सिंगापुर का। क्यों? क्योंकि जो मलक्का जलसंधि या मलक्का जो मार्ग है वहाँ से पानी के हवाई जहाज आते जाते हैं, उन पर लोग आते जाते हैं, व्यापार जारी रहता है। वहाँ पर लोग रुकते हैं, रिफिलिंग करते हैं यानी डीजल, पेट्रोल इत्यादि इत्यादि गैस वैस की। ठीक, जिसके चलते वहाँ खाना पीना करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसीलिए जो सिंगापुर है उसका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर के भारत के साथ अच्छे संबंध भी हैं। सिंगापुर की मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए कोई भी हमारे यहाँ ऐसा कोई इमरजेंसी केसेस जब होते हैं तो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? सिंगापुर में, क्योंकि वहाँ पर अच्छा उपचार मिल जाता है, अच्छे हेल्प मिल जाता है। अगला बात अगर की जाए किसकी? कंबोडिया की, तो कंबोडिया में एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कंबोडिया में एक मंदिर है अंकोर वाट। अंकोर वाट जो मंदिर भगवान विष्णु के लिए है। और भगवान विष्णु का मंदिर किसने बनवाया था? वर्मन ने बनवाया था। ठीक है। फिर वहीं पर क्वेश्चन फिर बनता है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी, तो मेकांग जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी। मेकांग 5 देशों से होकर घूमती है, होकर गुजरती है, प्रवाहित होती है। तिब्बत को ले लिया जाएगा तो 5, नहीं तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है तो 4। तो क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है? आपको पढ़ा देगा मेकांग नदी 5 देशों से होकर गुजरती है, ये प्रवाहित होती है। हमारे दिमाग में है 5 देश। क्वेश्चन उसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि दक्षिण पूर्व से कितने देशों से होकर मेकांग नदी प्रवाहित होती है, तो 4 देशों से। अगर पूछा जाए मेकांग कितने देशों तो 5, लेकिन स्पेशली दक्षिण पूर्व से पूछ लिया जाए तो 4। तिब्बत से निकलती है
तिब्बत दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत नहीं आता है, तिब्बत प्रतिकर चीन का है। तो तिब्बत म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से होते हुए अपना जल सागर में गिरा देती, छोड़ देती। ठीक, 5 हुए। फिर यहीं से क्वेश्चन बनता है कि मेकांग कौन सा गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करती है। तो मेकांग जो है कौन सा गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करती है, उसमें 3 देश आते हैं। कौन कौन से? जो मेकांग नदी जल विवाद को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये मेकांग गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? आगे यहीं पर चीन, यहीं पर जो है आपका थाईलैंड एक क्रो नहर बनाने वाला था, एक नहर बनाने वाला था जिसका नाम था क्रो। ठीक है, लेकिन पर्यावरण का हवाला देकर उसको रोक दिया गया है कि यहाँ की जलवायु सूटेबल नहीं है, यहाँ पर पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा, जलीय जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान होगा, मारे जाएंगे, बेवजह मारे जाएंगे, इससे समुद्र के जितने भी जीव जंतु हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा, इसलिए वो इस चीज़ का हवाला देकर रोक दिया गया है। बात आगे की जाए म्यांमार की, तो म्यांमार में जो है, म्यांमार की जो है एक भारत और म्यांमार के बीच एक डील हुई है। वहाँ पर एक बंदरगाह, शितवे बंदरगाह को भारत ने लीज पे ले रखा है। और हुआ ये कि हमारे यहाँ कलकत्ता से म्यांमार के बीच शितवे बंदरगाह के बीच एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसको मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोलते हैं। यह मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट स्पेशली काला नदी को सपोर्ट से बनना है। तो काला नदी मिजोरम से निकलती है, म्यांमार खोदते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। ठीक, यह अंडमान सागर में छोड़ देती है, जिसके चलते ये जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बन रहा है, इससे हमारे यहाँ दक्षिण पूर्वोत्तर भारत में जाने का एक नया मार्ग और तैयार हो जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक पठार है, शान का पठार। शान के पठार के पश्चिम में इरावदी नदी, शान के पठार के पूर्व में कौन सी? सॉल्विन नदी। तो ये जो शान का पठार है काफ़ी उर्वरक भूमि वाला क्षेत्र है, लेकिन ये जो पठार है स्पेशली नीलम और ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा म्यांमार। बात अगर हम शार्क में करें तो शार्क में जो श्रीलंका है, श्रीलंका को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक जाफना वाला, एक श्रीलंका। और जाफना से श्रीलंका जाने के लिए हम जिस दर्रे का यानी जिस बात का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिफेंटा दर्रा। क्लियर? उसके बाद यहाँ की राजधानी जयवर्धनेपुरम, पहले कोलंबो थी, अब वर्तमान में जयवर्धनेपुरम है। यहाँ का बंदरगाह हम्बनटोटा जिस पर का चीन का है। आगे हम पढ़ें, यहाँ पर सबसे उत्तरी पॉइंट पेड्रो, श्रीलंका सबसे उत्तरतम बिंदु है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात पाकिस्तान की करें या मालदीव करें, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, मालदीव एक टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है टूरिस्ट को लिहाज से, टूरिस्ट को ध्यान में रखकर, इसलिए मालदीव एक टूरिस्ट कंट्री। जब भी आप इस काबिल बन जाए घूमने फिरने के लिए तो मालदीव ज़रूर जाना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 3-4 पर्वत हैं जिनको उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है, नमक या सॉल्ट रेंज, उसके बाद सुलेमान, किरथर और मकरान तट क्षेत्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जौ की खेती के जो साक्ष्य मिले वो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच पाए गए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है सिंधु नदी का क्षेत्र है, ये काफ़ी उर्वरक क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर अच्छी खासी खेती की जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। ठीक, पाकिस्तान में बहुत सारी नहरें हैं, इसलिए उसको वहाँ पर बहुत सारे नहरों का जाल है, इसलिए उसको नहरों का देश कहा जाता है। वहीं पर बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ठीक, आगे बांग्लादेश को नदियों का देश नहीं कहते, सॉरी। ठीक, लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए कि इसको अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान में एक स्थल है जिसको, जहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, उस गौतम बुद्ध की मूर्ति को वहाँ के तालिबान आतंकी संगठन ने मार गिराया या तोड़ फोड़ दिया, जो कि टूरिस्ट का बहुत अच्छा स्थान था, जिसके लिहाज से वहाँ पर टूरिस्ट का बहुत कम हो गया है। ठीक है, आतंकवादी गठबंधन, आतंकवादी क्रियाएँ जहाँ पर होंगी वहाँ पर ऑलरेडी टूरिस्ट कहाँ जाएंगे, किसी को जान थोड़े नहीं देनी यार। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से अफ़गानिस्तान काफ़ी पीछे हो गया। आके अफ़गानिस्तान हमारा बहुत अच्छा मित्र देश है। ठीक है, हम बाकी अफ़गानिस्तान की बहुत मदद करते हैं। अफ़गानिस्तान में हमने एक बांध बनाया है, शल्मा बांध बिजली उत्पादन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहाँ की संसद को हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें शार्क फिर उसके बाद नेपाल भूटान में देखा है। नेपाल के 3 प्रमुख शहर हैं, विराटनगर, जनकपुरी, काठमांडू तो स्पेशली वहाँ की राजधानी है। विराटनगर वहाँ औद्योगिक शहर है। जनकपुरी से हमारा पुराना संबंध है, हमारे भगवान राम की ससुराल थी, अर्थात हमारी सीता माता का गांव घर
सब कुछ वही था, जनकपुरी। बगल में भूटान, भूटान में एक पत्थर पर्वत है, काला पर्वत। काला पर्वत अक्सर क्वेश्चन पूछा था, नहीं पर्वत कहाँ पर है, तो भूटान में। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की सेफ्टी, भूटान की प्रोटेक्शन, भूटान की हर प्रकार की सुरक्षा भारत देश है, क्योंकि भूटान भारत का सहराज के रूप में रहता है। ठीक, ये सारी चीज़ें। बांग्लादेश के बारे में पूरा इतिहास मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, हाँ, बांग्लादेश को नदियों का शहर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ बांग्लादेश होकर गुजरती है। सॉरी, मैं वो गलत बोल गया था। ठीक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, जापान। जापान बहुत ही मज़ेदार शहर है, देश है। चलिए देखते हैं। अगर 1945 की घटना नहीं होती, अगर 1945 की बमबारी की घटना नहीं होती, तो दुनिया में रूस और अमेरिका आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचे होते। ठीक है, क्योंकि फिर हिटलर का जर्मनी और हाथों हितों का जापान ही दुनिया में सबसे विकासशील देशों की श्रेणी में होते हैं। ठीक, लेकिन कुछ इनके साथ इनकी गतिविधियां रहीं जिसकी वजह से पीछे हो गए। तो कहते हैं कि जो भगवान से आगे अपने आप को समझता है, भगवान उसको एक न दिन एक ऐसी सिचुएशन पे लाके छोड़ देता है कि वो इंसान बिल्कुल बेकार हो जाता है। जापान, लेकिन हाँ, बात जापान के विकास की जाए, डेवलपमेंट की जाए, तो बहुत तेज़ी से हो भैया। जिस उम्र में हमारे देश में बच्चे नंगे नंगे निर्वस्त्र होकर घूमते हैं, उस उम्र में बच्चे वहाँ पर इलेक्ट्रिक सामानों को खोल मूल शुरू कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, ये यहाँ पर एक जलसंधि है, ये सखालिन द्वीप है, ये सखालिन द्वीप है। सखालिन जो है ये किसका है भैया? सखालिन इसलिए रूस का है, सखालिन पे रूस का अधिकार है। क्यूराइल एक द्वीप है, क्यूराइल रूस और जापान के विवादित द्वीप है। चल आगे, ये है होकाइडो, होकाइडो। ठीक, ये है होन्शु, ये है शिकोकू, ये है क्यूशु। ठीक, ये है एक जापान का एक और देश रिक्यू। स्पेशली अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे इन 5 में से कोई 4 दे दिया, शुरू के 4 दे दिए, तो स्पेशली वो फेमस हो चुके हैं, ज़्यादातर बच्चों को पता है। इसलिए अब क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता है, थोड़ा ट्विस्ट डालने के लिए। इन 4 में से कोई एक को गायब करके यहाँ कहो ये 4 दे दें कि निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अब हमें पता ही नहीं कि रिक्यू कहाँ पे है, तो रिक्यू जो है स्पेशली इनका जो है सबसे दक्षिणतम द्वीप नहीं है, लेकिन सबसे दक्षिण में एक द्वीप समूह टाइप है, एक द्वीप है रिक्यू। सबसे दक्षिण में नहीं है, लेकिन इनका एक कुछ हद तक कुछ बड़ा द्वीप है, मतलब कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये है जापान की स्थिति। जापान की अगर बात की जाए तो जापान जो है लगभग 3900 द्वीपों से मिलकर बना है, 3900 द्वीपों से। इसलिए जापान, मैंने आपको बताया था, छोटे बड़े द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं? आर्चिप्लागो। तो जापान का एक प्रकार का आर्चिप्लागो है। क्लियर? आगे, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। क्यों भैया? सूर्य किधर उगता है? पूर्व में उगता है। तो आप देखिए जापान क्या है, सबसे पूर्व में पड़ता है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? जापान में होगा। ठीक है, इसलिए जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। दूसरी चीज़, बात अगर जापान की की जाए तो जापान विकास के क्षेत्र में बहुत आगे है, बहुत आगे। ठीक, जापान के एक द्वीप है ओकिनावा, ओकिनावा जापान का सबसे दक्षिणतम द्वीप है भैया। क्या है? सबसे दक्षिणतम द्वीप है जापान का ओकिनावा। रिक्यू क्रम के आधार पर 5वें नंबर पर है, लेकिन ओकिनावा सबसे दक्षिणतम द्वीप है जापान का। तो अक्सर अब क्वेश्चन को ओकिनावा से बनता है कि जापान के सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो भैया ओकिनावा है। क्लियर? 3900 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक, 3900 प्लस द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। क्या? जापान देश। जापान की अगर बात की, जापान के जो देश है ये औषधि शैलों से मिलकर बना है। ठीक है, किससे मिलकर बना है? औषध से। रीजन ये है कि इधर पूर्व से प्रशांत महासागरीय प्लेट, पश्चिम से
यूरेशियन प्लेट, ठीक, ये दोनों मिलकर जब एक दूसरे के समीप आती हैं तो यहाँ पर जो अवसाद नदियों का दाल आएगा सागर वगैरह में, तो उसकी वजह से ये इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। क्लियर, इसलिए इसको अवसादी द्वीप भी बोलते हैं। बात जापान की जाए तो इनमें जो होन्शु द्वीप है, इनका होन्शु सबसे बड़ा, देखिए मैंने इसीलिए आकार में होन्शु को सबसे बड़ा बना दिया। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर। होक्काइडो की बात की जाए तो होक्काइडो में 90% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, जंगल जुंगल सब होक्काइडो में 90% भूभाग पर होक्काइडो के वन पाए। अब 90% भूभाग पर जंगल पाया जाए तो बताओ जनसंख्या पाई जाएगी, बहुत कम पाई जाएगी। क्लियर। होन्शु, बात होन्शु की करें तो होन्शु जो है एक डेवलप आइलैंड है इनका, ठीक। साथ ही जो होक्काइडो पे एक लकड़ी पाई जाती है, इमारती लकड़ी, जिसको बोलते हैं टिम्बर वुड बोलते हैं। टिम्बर वुड लकड़ी जापान के होक्काइडो द्वीप पर पाई जाती है, क्योंकि होक्काइडो में बहुत ज़्यादा जंगल जुंगल है। 90% भूभाग पर भैया जंगल पाया जाता है, ठीक। अगला होन्शु पे या जापान की सबसे ऊंची चोटी फ्यूजियामा होन्शु पे है। फ्यूजियामा भैया होन्शु पे है। फ्यूजियामा होन्शु पे भैया। बात अगर फ्यूजियामा की मैं करूं तो फ्यूजियामा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, अर्थात डोरमेंट वोल्केनो है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। और यहाँ पर इसकी ज्वालामुखी से जो यहाँ पर पर्वत का निर्माण हुआ फ्यूजियामा जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर। आगे जापान की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वो होन्शु द्वीप पर निवास करते हैं। किस पे? होन्शु द्वीप पे। होन्शु पे जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है इनका, ठीक है। वैसे भी किसी भी देश में स्पेशली सबसे ज़्यादा जनसंख्या उस देश की राजधानी में रहती है। रेयर ऐसे देश हैं जो राजधानी से ज़्यादा अच्छे डेवलप हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक। यही तो ज़्यादातर कैपिटल का विकास होता रहता है, डेवलप्ड होते रहते हैं वो सिटीज़, इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं, ठीक। आगे बात की जाए क्वाटो एक मैदान है इनका। क्या है? क्वाटो मैदान है भैया। इधर लिखो, इधर ओकिनोवा भैया सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक। ओकिनोवा इनके सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। क्वाटो एक मैदान है इनका। क्वाटो पे 3 शहर हैं, ठीक। क्वाटो मैदान के अंदर 3 शहर आते हैं, टोक्यो, इधर लिखो, टोक्यो, कावासाकी, क्लियर, टोक्यो, कावासाकी और योकोहामा। कौन से? योकोहामा। ये जो 3 शहर हैं ये क्वाटो शहर पे हैं। इन 3 शहरों को सन्न नगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सन्न नगर। सन्न नगर का अर्थ क्या होता है? अर्थात टोक्यो, कावासाकी, योकोहामा, ये तीनों ही शहर एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्लियर। ये तीनों ही शहर एक दूसरे के विकास से संबंधित हैं। क्लियर। ये तीनों ही शहर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इन तीनों का विकास डेवलप्ड एक साथ हुआ है, या इनका व्यापार भी एक दूसरे के सपोर्ट से होता है, इसलिए इनको सन्न नगर बोलते हैं जापान का। क्या बोलते हैं? जापान का सन्न नगर। कि सन्न नगर के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। टोक्यो, कावासाकी, योकोहामा, ये 3 शहर इनके सन्न नगर के अंतर्गत आते हैं। बात अगर टोक्यो की जाए, टोक्यो इनकी राजधानी है, ठीक। जापान की सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ रहती है। क्लियर। ये भारी विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है टोक्यो। क्लियर। आगे योकोहामा। बात अगर हम योकोहामा करें तो ये जापान का व्यस्ततम बंदरगाह है। योकोहामा जापान के व्यस्ततम बंदरगाह, और ये जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है, पानी वानी जहाज़ के लिए, ठीक। ये जलयान उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कावासाकी की बात की जाए तो ये सूती वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल के लिए जाना। ऑटोमोबाइल का मतलब समझते हैं? मोबाइल, इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जहाँ बनती है ना, उसको ऑटोमोबाइल बोलते हैं। ऑटोमोबाइल शॉप, ठीक। वो
कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीज़ें जहाँ बनती है उसको ऑटोमोबाइल शॉप बोलते हैं। ठीक, समझ गए? याकोहामा किस लिए है? व्यस्ततम बंदरगाह इनका, साथ ही ठीक जलयान उद्योग के लिए फेमस है। कावासाकी ऑटोमोबाइल और सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। टोक्यो राजधानी। बात की जाए यहाँ पर एक मैदान और है, नगोया का मैदान। कौन सा है भैया? नगोया का मैदान। चलो देख लेते हैं भैया नगोया का मैदान भी। नगोया का मैदान, नगोया का मैदान। नगोया मैदान पे एक शहर बसा हुआ है, नगोया शहर इनका। नगोया मैदान में नगोया शहर बसा हुआ है। ठीक, और इनकी एक झील है, जापान की सबसे बड़ी झील दीवा झील है। कौन सी झील है? दीवा झील। दीवा झील जापान की, क्वेश्चन देखो दीवा से बनता है। जापान की सबसे बड़ी झील दीवा झील किस द्वीप पर है? होंशु पर है। किस शहर में? नगोया शहर में। क्लियर? आगे इनका जो नगोया शहर है ये स्पेशली जापान का डेट्रॉयट भी कहलाता है। डेट्रॉयट किसे कहते हैं? मोटर वाहन के लिए जो शहर प्रसिद्ध होता है। डेट्रॉयट अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका का शहर है डेट्रॉयट। वह मोटर वाहनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इसलिए भारत के डेट्रॉयट किसे कहते हैं? बेंगलुरु को भारत के डेट्रॉयट कहते हैं। क्लियर? और वैसे ही जापान के डेट्रॉयट किसे कहते हैं? नगोया को। क्लियर? आगे बात नगोया की करूं, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता है। अगला यहाँ पर एक मैदान और है, किंकी का मैदान। किसका मैदान है? किंकी का मैदान। किंकी के मैदान में भी 3 शहर निवास करते हैं, ओसाका, कोबे, क्योटो। ओसाका, कोबे, क्योटो। क्योटो, ठीक, ओसाका, कोबे, क्योटो। क्योटो लिख दिया मैंने, क्योटो, क्योटो। ठीक, किंकी के मैदान में 3 शहर, ओसाका, कोबे, क्योटो। क्लियर? बात अगर क्योटो करूं तो ये जापान का सांस्कृतिक राजधानी स्थल है, शहर है। जापान के कल्चरल कैपिटल क्योटो है। क्लियर? सांस्कृतिक राजधानी अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक, सॉरी, क्योटो को, क्योटो जापान का क्या है? सांस्कृतिक राजधानी है। होंशु द्वीप पर ही है। टोक्यो, क्योटो दोनों। तो याद करना, टोक्यो राजधानी है इनकी, और क्योटो क्या है? क्योटो क्या है? क्योटो सांस्कृतिक राजधानी। और क्योटो क्या है? क्योटो इनका मैदान है। क्लियर? आगे क्योटो जो है सूती वस्त्र, हस्तशिल्प तथा छोटे मोटे कारखानों के लिए जाना जाता है। बात अगर हम ओसाका की करें तो ओसाका में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग होता है जापान का, इसलिए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। मैनचेस्टर। क्लियर? आगे ओसाका को जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। ठीक, और ये साथ ही जलयान उद्योग के लिए भी जाना जाता है। क्या? ओसाका। क्लियर? आगे अगर बात की जाए कोबे की, कोबे की, कोबे पेट्रोकेमिकल के लिए जाना जाता है। पेट्रोकेमिकल के लिए कोबे। ठीक है, साथ ही यहाँ पर तेल शोधन कार्यालय भी यानी रिफाइनरीज लगाई गई हैं। भाई सिंपल चीज़ है, जहाँ पर पेट्रोलियम उद्योग है वहाँ भी रिफाइनरी लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो पेट्रोल डीजल पेट्रोल, मोम, मिट्टी तेल, ये सब चीज़ें कैसे निकलेंगी? ठीक है, ये सारी चीज़ें। क्लियर? दुनिया का सबसे पहले जलीय मार्ग अर्थात जल के अंदर से होकर निकलता है, होकाइडो से होंशु को जोड़ता है। होकाइडो को होंशु से जोड़ता है। होकाइडो का शहर है हाकोडाटो। हाकोडाटो। और होंशु का एक शहर है माओमारी। 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 माओमारी जो है, माओमारी नहीं, आओमारी। आओमारी। आओमारी को हाकोडाटो से जोड़ता है
होकाइडो को हॉन्शू से जोड़ता है। ये दुनिया का पहला अंतः जलस्थली मार्ग है, अंतः जलीय मार्ग है, ठीक है। रेलवे ट्रैक, रेल से है, मतलब मेट्रो टाइप, क्लियर। ये बात अगर जापान की करें, देख ये तो मोटी मोटा चीज़ हो गई। जापान, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बात अब वनडे एग्ज़ाम के अगर हम कहें, ये तो वनडे एग्ज़ाम के लिए नहीं था। अब वनडे एग्ज़ाम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जापान की राजधानी टोक्यो, गुड। दूसरा, जापान का व्यस्ततम बंदरगाह तो आपको पता है याकोहामा, ठीक। दूसरा, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फ्यूजियामा, सुषुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा। ज्वालामुखी जापान में कई सारी पाई थी। जापान में बंदरगाह भूकंप बहुत आते हैं, इसलिए जापान में ज़्यादातर लकड़ियों के बनते हैं घर घर, क्लियर। आगे, जापान में बम कब गिरे हैं? तो जापान में ये पहले क्वेश्चन वनडे एग्जाम का एक ट्रेंड था कि हाँ ये क्वेश्चन बनने ही थे, आने ही थे। तो 2 तारीख में बम गिरे। कब गिरे हैं? 6 अगस्त, 9 अगस्त। टाइमिंग पूछ ले, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। ये वाला कहाँ गिरा? पहले गिरा था हिरोशिमा पे, हिरोशिमा, क्लियर। दूसरा कहाँ गिरा? नागासाकी में, नागासाकी। बात अगर नहीं हो हिरोशिमा नागासाकी, 6 छोटी संख्या है, H पहले आता है, इसलिए 6 तारीख को हिरोशिमा में, 9 बाद में आता बड़ी संख्या है, तो N यानी नागासाकी बाद में आएगा 9 तारीख। इतना हुआ। आगे, जो 6 तारीख को बम गिरा वो यूरेनियम का था, ठीक। लेकिन जो 9 तारीख को गिरा वो प्लूटोनियम का था, प्लूटोनियम का, क्लियर। यूरेनियम का जो बम था उसको बोलते हैं लिटिल बॉय। ये 9 तारीख को जो गिरा इसको बोलते हैं फैट मैन। ये 2 क्या गिरे थे? बम। कहाँ पर? जापान में। कब? 9 अगस्त, 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी। नागासाकी पे फैटमैन, हिरोशिमा पे लिटिल बॉय, क्लियर। आगे बात की जाए तो कई बार पूछा किस हवाई जहाज़ से यूएसए ने गिराया था, किस देश ने गिराया? तो यूएसए ने, अमेरिका ने गिराया था। किस जहाज़ से? तो वो जहाज़ था B-52 विमान से इन बमों को गिराया था, और वह विमान 8 इंजनों से लैस था, अर्थात 8 इंजनी विमान था वो, क्लियर। आगे, हुआ ये क्यों था? अब ये समझ लो। हुआ ये था कि अमेरिका के एक द्वीप है हवाई द्वीप, ठीक। जापान के हवाई द्वीप पर अमेरिका के हवाई द्वीप पर अमेरिका के सबसे बड़ा नौसेना सैन्य अड्डा था, जो कि जापान ने वहाँ पर बमबारी अच्छी खासी की और वहाँ पर तबाही मचा दी। लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग बेगुनाह मारे गए। अमेरिका ने कहा अरे ये क्या है? जापान ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता था कि तुम इतना तेज़ी से डेवलप करते जा रहे हो। अमेरिका ने कहा ठीक। अब जापान को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि अमेरिका उसके साथ ये घटना घट कर देगा। उसको पता था आर्मी से लड़ेगा, हमारी सेना सशक्त है, हम मिसाइल बम से लैश हैं, अमेरिका को हरा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं तक अमेरिका जीत जाता। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर अमेरिका ने एक ऐसा बम बनाया जिसको नाम दिया गया परमाणु बम, जो कि दुनिया में पहले किसी के पास नहीं था, किसी ने बनाया भी नहीं था। तो अमेरिका ने जब परमाणु बम बनाया और जापान पे गिराया तो जापान तिलमिला गया। अमेरिका ने कहा सरेंडर करो, उसने कहा नो, अभी कहाँ। फिर उसने तुरंत 2 दिन बाद गिरा दिया, 9 तारीख को। जापान ने कहा भैया हम हाथ जोड़ते हैं, हम आपके सामने सरेंडर करते हैं। अमेरिका ने जब पूछा था तो अमेरिका ने कहा कि शांति बनाए रखो, अमेरिका ने कहा था तो फ़ायदा रहेगा। उसने कहा शांति वांति क्या होती, ठीक है। फिर जब इन पे ऊपर बीती तो उन्होंने कहा नहीं भैया शांति बहुत ज़रूरी है, अब हम किसी से कभी नहीं लड़ेंगे और हम अपनी सेना भी ख़त्म कर रहे हैं। अगर कोई भी देश हमारी सुरक्षा की गारंटी ले तो अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की गारंटी ली। तो इस समय अगर आप जापान पे आक्रमण करोगे
तो आपको जापान से नहीं लड़ना पड़ेगा, आपको अमेरिका की सेना से लड़ना पड़ेगा, अमेरिका की आर्मी से लड़ना पड़ेगा। तो जापान दुनिया के एक ऐसा देश है जिसकी खुद की सेना नहीं है। समझ गए? ये सारी चीज़ें जापान की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। जापान की बात की जाए तो जापान जो है बहुत तेज़ी से डेवलप कर गया। इतना सब कुछ खो देने के बाद बिल्कुल नष्ट हो गया था। परमाणु बम की अगर बात करें तो जब परमाणु बम जब होता है तो जहाँ गिरता है तो वहाँ तो विस्फोट होता ही है, वहाँ पे लोग उसके विस्फोट से मारे जाते हैं। उसके बाद उससे ऐसे वायरस निकलते हैं जो मानव के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। अगर परमाणु बम के वायरस आपके शरीर में इंजेक्ट कर गए, एंट्री कर गए किसी भी माध्यम से, तो आपको तब पता नहीं चलेगा। 10 से 15 दिन बाद आप जब एक्सरे कराओगे तो पता चलेगा अरे हमारा फेफड़ा गायब हो गया, हमारे गुर्दे गायब हो गए, हमारा जो दिल धुक 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 कर रहा था वो गायब हो गया। अरे हमें तो केवल कंकाल बचे हैं, हमें तो अपने ही अंदर के लोगों ने ही लूट लिया, बाहर वालों को क्या बताऊं। ये सारी घटनाएं के साथ घटेंगी और आप मर जाओगे। इसीलिए जब कभी भी ऐसी घटना घटे तो आपको अंतर से ज़्यादा घर के अंदर ही रहना है। यहाँ तक रजाई गद्दे के अंदर जितना ज़्यादा समय के लिए आप लुक छिप सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जब परमाणु बम जैसी घटनाएं घटें तो आपको बोरिक एसिड का छिड़काव होना चाहिए, उससे थोड़ा शांत होगा। वो नहीं है तो एक घरेलू उपाय है, प्याज के रस से आप अपने एक रूम को स्प्रे कर दें, जिसकी वजह से जो परमाणु बम होगा उसके जो वायरस होंगे वो थोड़ा शिथिल पड़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। समझ गए? तो इसलिए जापान जब हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं उस उम्र में जापान में बच्चे रेडियो घड़ी घुड़ी सब बना लेना सीख जाते हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होता है एक वैचारिकता मात्र होता है कि प्रैक्टिकल ले लिया है, बीए में इंटर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अच्छे मार्क मिल जाएंगे। हम मार्क्स के लिए, अच्छे अंकों के हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं और इसीलिए हमारे टीचर भी हमें एडवाइस भी करते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो, उससे अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। अरे भैया प्रैक्टिकल का मतलब समझते हैं? किसान कभी भी कोई भी किताब नहीं पढ़ता है, सिर्फ उसके पास प्रैक्टिकल रहता है। कोई भी किसान कभी पढ़ के काम नहीं किया है। अब तो पढ़ के काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ गया है, सर्च करके खेती करते हैं। लेकिन पहले का किसान सर्च नहीं करता था, कुछ पढ़ता नहीं था, वो परंपरागत तरीक़ों से होता चला जा रहा था। हल जोतता था, पता हो जाता था, पकड़ता था कैसे पकड़ना है, कैसे जोतना है। बीज 1-2 बार फसल बोता था, गड़बड़ होता था, उसके बाद जैसे ही बो दे फसल अच्छी उगती थी। ठीक, ये सारी चीज़ें, इसलिए प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी भी नॉलेज को आपके डिग्री से तौला जाता है। ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए, बहुत गलत बात है। डिग्री हर जगह नहीं लेनी चाहिए। जहाँ पर काम की ज़रूरत हो वहाँ पर प्रैक्टिकली नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसे लोग जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास नॉलेज उस क्षेत्र का, किसी भी जिस क्षेत्र में वो माहिर हैं उस क्षेत्र में ऐसा उनके पास प्रैक्टिकली नॉलेज है कि वो उस पढ़े हुए डिग्री होल्डर से कई गुना बेटर हैं। पढ़े हुए डिग्री को आप लोगे, भाई उसके बाद डिग्री है, उसको पहले ट्रेंड करोगे। ये प्रैक्टिकल वाले को ट्रेंड नहीं करना, वो जिस दिन से ज्वाइन करेगा उस दिन से आपको सर्विस देगा, उस दिन से आपको प्रोडक्ट देगा, उस दिन से आपको बेनिफिट देगा। बल्कि जो डिग्री होल्डर होगा पहले आप उसको ट्रेंड करोगे, जो ट्रेंड के दौरान वो आपका खाएगा। बेशक आप तनख्वाह ना दें लेकिन आपके यहाँ रहेगा तो खाएगा पिएगा कि नहीं, तो उस समय आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। लेकिन डिग्री होल्डर के समय प्रोडक्शन तो रुक सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल होल्डर जितना भी कैंडिडेट होगा, प्रैक्टिकली नॉलेज का कैंडिडेट जितना होगा, वो जिस दिन से आपको ज्वाइन करेगा उसी दिन से आपको क्या बेनिफिट्स देना शुरू कर देगा। लेकिन हम ये सब हमारे देश में बहुत गलत है। प्रैक्टिकली नॉलेज को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है तो हम कॉलेज स्कूल में उस सब्जेक्ट को ही छोड़ देते हैं, सॉरी उस पीरियड को छोड़ देते हैं जिस पीरियड में प्रैक्टिकल होता है, उसको छोड़ के हम घर आ जाते हैं या खेलने कूदने चले जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। वैसे भी वही सिस्टम भी और हमारे कॉलेज वॉलेज तो हैं लेकिन वहाँ पर टीचर रखे नहीं जाते ऐसे कि प्रैक्टिकल करा सके। आपका डिग्री मिल जाएगी, आपको कहो तो MBBS की डिग्री आपको देते हैं,
लेकिन आपको किसी भी इंसान को अगर पैर में कांटा लग गया तो आपको निकालना नहीं आएगा। किसी को उंगली कट गई तो आप पट्टी नहीं बांध सकते हो। चोट लग गई, बुखार आ गया तो आप सही दवा नहीं दे पाओगे। ऐसे ऐसे डिग्री होल्डर हमारे देश में पड़े हुए हैं। तो ऐसे डिग्री का क्या काम है यार, किस काम आएगी ये, जो खुद के लिए अपने लिए खुद अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हारे पास डिग्री, चलो तुम अपना इलाज करो, तो खुद ही मर जाएगा वो। ये सारी चीज़ें हैं बहुत ही गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ताइवान, जापान हो गया। ठीक है, जापान के 3-4 प्रमुख शहर हैं। सबसे दक्षिणतम शहर ओकिनावा इनके सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, आगे अगर बात की जाए जो इनके जापान का जो क्यूराइल द्वीप समूह है, क्यूराइल पहले रूस का ही उस पर कब्जा था, लेकिन हुआ ये था कि 1905 और 1906 में जापान ने 1905 में रूस को हरा दिया, क्यूराइल पे कब्जा कर लिया। फिर रूस थोड़ा तुनगुनाया, थोड़ा आँख माँख दिखाया, फिर 1906 में लड़ाई हुई, फिर जापान ने रूस को हरा दिया। मतलब ये पावर थी जापान की, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन 1945 में जब जापान की रीढ़ की हड्डी टूट गई, अर्थात बेकार हो गया, तब उस समय रूस ने गर्म लोहे पे हथौड़ा मारा और क्यूराइल पे कब्जा कर लिया। ठीक, तो क्यूराइल द्वीप पे इस समय रूस का कब्जा है। क्लियर। और क्यूराइल जो है जापान और रूस का विवादित द्वीप है। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक जलसंधि है सखालिन और होक्काइडो के बीच, सोया जलसंधि प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ती है। क्लियर। और यहाँ पर होक्काइडो और होंशु के बीच एक जलसंधि है, सुगारू जलसंधि। ठीक, कौन सी? सुगारू जलसंधि। ये सारी चीज़ें आप याद रखें। ठीक, आगे ताइवान की अगर हम बात करें, किसकी? ताइवान की। ताइवान पे पहले थोड़ा उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं ताइवान की। ताइवान चीन के पूर्व में स्थित एक देश है, द्वीपीय देश है। ठीक है, और ताइवान की राजधानी ताइपे है। और ताइवान को इससे फिलीपींस से लुजोन जलसंधि पृथक करती। ताइवान को लुजोन जलसंधि एक है, वो ताइवान को फिलीपींस से पृथक कर देती है। ठीक, लेकिन जोड़ती किसको? फिलीपींस सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ देती है। आगे आइए, बात अगर ताइवान की करें, चीन में 2 पार्टियां थी, एक कोमिंटांग और एक थी कम्युनिस्ट। ये दोनों ही पार्टियां चीन की थी। दोनों ही पार्टियों में, भाई किसी भी देश में जब 2-3 पार्टियां रहती तो आपस में मतभेद बना ही रहता है, वही चीन के भी साथ था। जो कोमियोंग पार्टी थी, इसके नेता थे चिमांग काइशेंग। ठीक, कौन थे? चिमांग काइशेंग। इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी से इनकी कभी बनती नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी पार्टी थी और कोमिंटांग छोटी पार्टी थी, लेकिन इनके पास बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन कम्युनिस्ट से ये हार गए और ये अपनी पूरी सेना को लेकर एक द्वीप पर चले गए। उस द्वीप का नाम था ताइवान। इन्होंने कहा हम बदला लेंगे, हम आएंगे, बदला लेंगे। चीन, हम बदला लेंगे। चीन ने कहा ठीक। अरे भैया, तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है और तुम इतने बड़े भूभाग को कैसे जीत लोगे? ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन धीरे धीरे ये समझे और इन्होंने फिर अपने देश के विकास में दिमाग लगाया और ताइवान होते करते एक काफ़ी विकसित देश बन गया। ताइवान इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काफ़ी आगे दुनिया में। ठीक है, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में। इसीलिए ताइवान में जो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में थे, ताइवान ने नवंबर में कोरोना
31 दिसंबर 2019 को कोविड-19, इसलिए उसका नाम दिया गया, दुनिया को पता चला, इसलिए कोविड-19 हुआ। लेकिन ताइवान ने नवंबर में बता दिया था कि चीन ने एक ऐसे वायरस का निर्माण किया है जो पूरी दुनिया के लिए घातक साबित होगा। हुआ भी, लेकिन उस समय लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था। ताइवान को अभी स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं प्राप्त है, समझ गए। इसलिए कुछ किताबों में ताइवान एक देश के रूप में मिलता है, कुछ देशों में नहीं मिलता, बुकों में मिलता है, कुछ बुकों में नहीं मिलता है ताइवान, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा तो ताइवान एक तटीय देश है, क्योंकि देखिए उसको सागर में स्थित है, ठीक। दूसरा, ताइवान इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत आगे है, इसलिए ताइवान के जो नेता थे उन्होंने चीन को कब्जे में लेने से ये सारी दिमाग में चीज़ें हटा दी। लेकिन चीन आज भी ताइवान को अपना देश मानता है, कहता ताइवान हमारा शहर है, हमारा हिस्सा है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन ताइवान अभी थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो चुका ताइवान भी। समुद्री सीमा जिससे टच करती है वो देश धीरे धीरे, और वो तो पूरा चारों तरफ टच कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हैं। अगला कोरिया, बात कोरिया की जाए तो कोरियाई प्रायद्वीप है। कोरियाई प्रायद्वीप पर 2 देशों का अधिकार है, ठीक है। ये कोरिया प्रायद्वीप है, ऊपर उत्तर कोरिया, तो भैया नीचे दक्षिण कोरिया। यहाँ पर सनकी है भैया, यहाँ पर दिमाग का आदमी है। सनकी की 2-3 चीज़ें आपको बताते हैं। सनकी ने कहा हमारे देश में जो कटिंग हम कटाएंगे बाल की वो कोई नहीं कटाएगा। सनकी ने कहा जो गाना मुझे पसंद है देश में वही चलेगा। हो रहा है, वही हो रहा है। सनकी की सेना में अगर किसी ने जरा भी इधर उधर किया, सुस्त पुस्त दिखा, उसको तुरंत मरवा देता, तुरंत भरी सभा में उसको मरवा देता। यहाँ तक उसने अपने फूफा उफा को तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया। इसकी बहन की शादी नहीं हुई यार, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, कौन करेगा, कौन जान जोखिम में डालेगा, कौन डालेगा, सही भाई। बहन उसकी नाखुश हो गई और बता दिया अपने भाई से, तो तुम्हें तोप के सामने, एनी टाइम तुम मरने के लिए बड़ा तैयार रहो, तोप के सामने उड़ोगे, तो आप उसकी बहन से शादी कर लो। इसलिए कौन अपने जान जोखिम में डालेगा यार। हाँ, ओखली में सिर देना इतना आसान नहीं है, बहुत बुरी बात, ठीक। सनकी तो सनकी ही है। अमेरिका ने सनकी परमाणु बम का परीक्षण करने जाता है। अमेरिका ने कहा इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, कहा अच्छा। सनकी ने 3 परमाणु बमों का परीक्षण किया। उसने कहा इन्होंने रोका क्यों था, हम चाहते तो ना करते, बात दूसरी थी, लेकिन उन्होंने रोक दिया, इसलिए हमने 2 और कर दिए। पहले तो एक ही करने वाले थे, फिर इसीलिए 2019 में जब अमेरिका में भी एक सनकी आया था, अभी जो बाइडेन के पहले सनकी था, डोनाल्ड ट्रंप, हाँ डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप और इस सनकी की मीटिंग हुई थी। दक्षिण पूर्व एशिया किस देश में हुई थी बताओ, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक। अगला, तो इसलिए काफ़ी सुर्खियाँ इस मीटिंग ने बटोरी कि 2-2 सनकी दुनिया के मिल रहे हैं, देखो क्या होता है, देखो भैया क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल, ठीक। दक्षिण कोरिया आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि जो सैमसंग कंपनी है वो दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया सिर्फ विकास पे दिमाग रखा था, इधर ऊट पटांग के कामों में नहीं कहा। ये अशांत देश है, लेकिन ये शांतप्रिय देश है। दक्षिण कोरिया जो सैमसंग कंपनी है, आप उसको मोबाइल निर्माता कंपनी के रूप में जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका सिर्फ 2% बेनिफिट, पैसा कमाई मोबाइल से होती, बाकी 98% उस इंडस्ट्रियल एरिया में है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा सैमसंग ने बनाई है। ये सैमसंग के काम है। मोबाइल तो साइड बिजनेस है, जैसे रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने, अनिल अंबानी ने एक मोबाइल लिया जियो, तो उनका साइड बिजनेस है। वैसे ही सैमसंग के भी मोबाइल एक साइड बिजनेस है।
लेकिन उसका रियल बिजनेस क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, समझे। इसलिए दक्षिण कोरिया काफ़ी आगे निकल गया। दूसरी चीज़, शीत युद्ध के दौरान ये दो विचारधारा में बढ़ गया था। कौन कौन से? ये सांख्यिक विचारधारा, ये शांति की विचारधारा। ये शांतिप्रिय देश बन गया, यह शांतिप्रिय देश बन गया। ये थे ये दोनों देश, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया के सियोल। ठीक, ये सारी चीज़ें आपसे अक्सर पूछ ली जाती हैं। यहाँ से ज़्यादातर राजधानी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आज के लिए इतना ही रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम रूस और मध्य एशिया में एंट्री कर जाएंगे। मध्य एशिया के 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक, साथ ही मुस्लिम कंट्री को भी हम अध्ययन करेंगे। अब धीरे धीरे हम एशिया को समाप्त करने के कगार पर आ गए हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं खींचूंगा। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।